आपत्ति दर्ज कराई कि अगर इतिहास में हुआ है इसीलिए हमारी सरकार भी इसको इसी तरीके से लागू कर दे, ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन सरकार का ऐसी नियुक्तियों के बाद समाज के बीच जाएगा। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा और आज एक आदेश के तहत ये जो विज्ञापन निकला था इसको रद्द किया जाता है। मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देती है और मैं समाज की तरफ से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की तरफ से भी मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बड़े वर्ग की चिंता को सम्मान देने का काम किया और जो ये नियुक्ति निकाली थी उसको रद्द करके पुनः उन्होंने इस समाज का विश्वास जीतने का काम किया। ये पत्र थोड़ी देर में आप सबके साथ मैं साझा भी कर दूंगा। इस पत्र के माध्यम से यूपीएससी चेयरमैन को ये निर्देशित किया जाता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, जो कि एमओएस हैं पीएमओ के, उनके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है चेयरमैन यूपीएससी को। और इसमें कहा जाता है कि जो एडवर्टीजमेंट निकाला है वो प्रधानमंत्री जी के दिस एस्पेक्ट नीड्स टू बी रिव्यूड एंड रिफॉर्म्ड in the context of Honorable Prime Minister's focus on assuring social justice. Hence, I urge the UPSC to cancel the advertisement for the lateral entry recruitment issued on 17/8/2024. ये पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराता है, उनके समर्पण को दोहराता है। सामाजिक न्याय में जब मैं उनके ऊपर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करता हूं, उन्होंने इस विश्वास को पुनः दोहराने का काम किया, इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया और सरकार ने इस एडवर्टीजमेंट को, इस नियुक्ति को विड्रॉ कर इसको रद्द कर पुनः ये साबित किया है कि मेरी सरकार, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से समाज के गरीब, वंचित, शोषित वर्ग के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और अगर कहीं कोई इस तरीके का फैसला सरकार की तरफ से लिया जाता है जो मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आता है, उसको भी प्रधानमंत्री जी सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाने की क्षमता रखते हैं। उनका भी जो एक आदेश आया था उसमें ऑब्जर्वेशंस में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र किया गया था अनुसूचित जाति को लेकर, शेड्यूल कास्ट को लेकर। उसमें यह कहा गया था कि क्रीमी लेयर के प्रावधान इसमें बनाए जाने चाहिए। मैंने भी उसमें आपत्ति दर्ज की थी, मेरी पार्टी ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि जब आप अनुसूचित जाति की बात करते हैं, ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है शेड्यूल कास्ट के तौर पर, जिनका आधार छुआछूत रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले लोगों का आधार कभी भी शैक्षणिक नहीं रहा, आर्थिक नहीं रहा, वो सिर्फ और सिर्फ छुआछूत रहा। ये वो जातियां हैं जिनको समय समय पर गांव से बाहर रखा जाता था, देखना पाप माना जाता था, छूना पाप माना जाता था। ये वो जातियां हैं जो छुआछूत का शिकार रही हैं। ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर के प्रावधानों की संभावना ही नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी उदाहरण हम लोग के सामने है कि एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। और तो और हद तो तब हो जाती है जब हाल फिलहाल के दिनों में ही एक आईपीएस ऑफिसर सुरक्षा मांगता है अपनी बारात निकालने के लिए। तो आप कैसे इसमें क्रीमी लेयर बना सकते हैं? एक पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जब मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो उनके निकलने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया जाता है। आज की तारीख में भी ये भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो कैसे इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो सकता है? और इस बात को भी मैंने प्रमुखता से कैबिनेट मीटिंग में रखने का काम किया।
और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी तुरंत उसी कैबिनेट मीटिंग के बाद क्रीमी लेयर की जो संभावनाएं माननीय न्यायालय के द्वारा जताई गई थी, उस पर सरकार की तरफ से अपना रुख स्पष्ट करने का काम किया। समय समय पर मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए ये कड़े फैसले दर्शाते हैं कि विपक्ष जो एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहा है, और ये अभी से नहीं, एक लंबे समय से विपक्ष की पूरी राजनीति ही अब सीमित हो गई है इस बात पर आकर कि कैसे हमारी केंद्र की सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी को सिर्फ आरक्षण संविधान के नाम पर घेरने का काम किया जाए, जबकि समय समय पर हमेशा मेरे प्रधानमंत्री जी और मेरी सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को दर्शाने का काम किया, और वो समाज के इन्हीं वर्गों के प्रति है जो आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे में विपक्ष जो भ्रम फैलाने का काम करता है, पूरा चुनाव इन्होंने इसी झूठ के सहारे लड़ने का काम किया। आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला, अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। समय समय पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ जब जब अन्याय हुआ, एट्रोसिटी एक्ट का मामला हो या विभिन्न और मुद्दे हो, उस पे अगर किसी सरकार ने मजबूत कदम उठाने का काम किया तो हमारी आज की सरकार ने करने का काम किया। और जो लोग आज एक उंगली हम लोग पर उठाते हैं, अपने ऊपर उठी उंगलियों का जवाब देना। क्यों आपने ऐसी परंपराओं को शुरू किया? क्यों आपने डायरेक्ट नियुक्तियां शुरू कर कर इसके दरवाजे खोलने का काम किया? और जो लोग चिंता जताते हैं, आप लोगों ने अपने समय रहते हुए क्यों नहीं इस बात को सुनिश्चित किया? भाई, हम लोग की तो सरकार अभी 10 साल से चल रही है। वहां पर अगर कोई सेक्रेटरी जीएस के लेवल पर पहुंचेगा तो उसकी भी एक समय सीमा है। क्यों नहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय इन भर्तियों को पूरा किया था, आरक्षण के प्रावधानों को पूरा किया था, उसके अनुसार नियुक्तियां कराई थी, और कराई होती तो आज वो तमाम अधिकारी बड़े पदों पर पहुंचे होते। क्यों नहीं उस वक्त विपक्ष ने यह आपत्ति दर्ज कराई? दिक्कत यही है कि सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म विपक्ष करेगा, अपने विषयों को छुपाएगा और दूसरों पर उंगली उठाएगा। अगर कोई महिला के साथ अत्याचार एनडीए शासित राज्यों में होता है तो विपक्ष सदन नहीं चलने देगा, पर अगर बंगाल में इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो किसी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। विपक्ष की कोई एक महिला सांसद, कोई एक सांसद मुझे बता दीजिए जिन्होंने इसके ऊपर बोला हो। टीएमसी जिनकी महिला मुख्यमंत्री है बंगाल में, आवाज नहीं निकली उनकी, किसी एक सांसद ने इसके ऊपर कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। और बाकी राज्यों में घटी घटनाओं के ऊपर ये लोग सदन नहीं चलने देते। मैं खुद मानता हूं घटना किसी भी राज्य की हो, किसी भी सरकार की हो, उसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उन सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। मैं तो हर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करता हूं, मणिपुर की घटना हो या जहानाबाद की घटना हो, मुजफ्फरपुर की घटना हो, पर मैं बंगाल की घटना पे भी बोलता हूं। क्यों नहीं विपक्ष बोलता इन सारी चीजों के ऊपर? अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, अपनी सरकारों को बचाएंगे, दूसरी सरकारों के ऊपर उंगली उठाएंगे, तो इसी तरीके से आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेंगी, असामाजिक तत्व इसी तरीके से घटना को अंजाम देते रहेंगे। और यही इन्होंने इस विषय में भी करने का काम किया। लैटरल एंट्री अपने जमाने की इनको याद नहीं आती, और हमारी सरकार पे तुरंत उंगली उठाने के लिए ये लोग तैयार हो गए। आज हमारी सरकार ने इस विषय को, इस नियुक्ति को रद्द कर कर पुनः अपनी प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता, अपना समर्पण समाज के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के प्रति पुनः दोहराने का काम किया है। मैं इसके लिए अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं और पूरे समाज की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, साथ साझा करना चाहता हूं, जिसके लिए हमारे सांसद आदरणीय अरुण भारती जी ने जो जानकारी के लिए आप लोगों के साथ ये प्रेस वार्ता भी बुलाई थी, मैं तो बीच में ऐसे ही आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मुस्लिम वर्ग से आने वाले अलग अलग संगठनों के
रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हम लोग की एक बड़ी बैठक हुई, बड़ी मुलाकात हुई। उसकी भी जानकारी आपके समक्ष अभी थोड़ी देर में ही पूरी विस्तार से साझा कर दी जाएगी। अलग अलग संगठन के लोग, उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। वक्फ बोर्ड का मामला आप सबके संज्ञान में है। इसके संशोधन को लेकर एक विधेयक कुछ दिनों पहले भारत की संसद में आया था और उस वक्त भी मैंने, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने प्रमुखता से सरकार के समक्ष ये सुझाव रखा था कि इसको लेकर मुसलमान समाज में किसी तरीके की कोई गलत भावना ना जाए। विपक्ष जो तुरंत हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करता है कि अरे देखिए मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, उनको तंग करने के लिए फिर ये बिल ले आए, ये ले आए, ऐसी कोई धारणा समाज के किसी वर्ग में नहीं जाए, इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए और इस बिल को उस कमेटी को रेफर कर दिया जाए ताकि वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी बातें रखने का मौका मिलेगा। ऐसे में मुझे खुशी है, कैबिनेट में भी मैंने इस विषय को रखा था, ऐसे में मुझे खुशी है कि सदन में इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद तुरंत एक जेपीसी का गठन किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित करते ही तुरंत इस बिल को उस कमेटी में रेफर किया गया। इस बिल में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि हैं जिनको मौका मिलेगा अपनी दल की तरफ से इस विधेयक, इस संशोधन विधेयक में अपनी बातों को रखने का। और उसी कमेटी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हमारे जमुई सांसद अरुण भारती जी भी उस समिति के सदस्य हैं। आज कई ऐसे मुस्लिम संगठन के नेता हम लोगों से मुलाकात करके गए जिन्होंने इस संशोधन विधेयक में अपने सुझावों को हम लोग के समक्ष रखा, जिसको कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में पार्टी के तरफ से अरुण भारती जी मजबूती से रखने का काम करेंगे। उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी चिंताएं भी दर्ज की, कई बिंदुओं पर उन्होंने अपने सुझाव उन्होंने रखने का काम किया। कई बिंदुओं पर उन लोग को क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या ये बिल इस बारे में ऐसा सोचता है या इसमें इस शब्द का जिक्र किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। ये तमाम विस्तार से लंबी हम लोग की चर्चा हुई, बैठक हुई। आने वाले दिनों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये जो सुझाव हम लोग के पास आए हैं इसको तो हम लोग रखेंगे ही, पर ये प्रदेश स्तर पर हुई एक बैठक थी। वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया है वो देश भर में लागू होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के द्वारा अलग अलग ऐसी बैठकें आयोजित की जाएंगी जहां पर अलग अलग मुस्लिम संगठनों के नेता, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि आकर अपने अपने सुझाव पार्टी के समक्ष रख सकते हैं ताकि उनकी बातों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मजबूती से रखा जाए। सरकार की भी सोच सुधार को लेकर है और समाज के इस वर्ग की सोच, मुसलमान वर्ग की भी सोच इसकी बेहतरी को लेकर ही। ऐसे में सरकार की सोच और मुसलमान वर्ग दोनों एक साथ मिलकर कैसे आगे चल सके उसका माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनने का कार्य करेगी। हम लोगों के माध्यम से अगर उनकी कोई चिंताएं हैं, उनकी कोई परेशानियां हैं या उनका कोई आक्रोश भी है, उसको भी सरकार के समक्ष रखने का माध्यम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में भी करेगी। इसको लेकर आज हम लोगों ने एक बड़ी बैठक रखी है, उसमें कई सुझाव आए हैं। उन सुझाव को भी अगली जेपीसी की बैठक कौन सी तारीख को, 22 अगस्त को पहली बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की इस विधेयक, संशोधन विधेयक को लेकर होगी, जहां पे इन तमाम सुझावों को मद्देनजर रखते हुए वहां पर पार्टी की तरफ से भी हम लोग अपना पक्ष रखने का काम करेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि समाज का कोई भी वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, मुसलमान वर्ग हो, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले किसी भी धर्म के लोग हो, मेरी सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो सही मायनों में वो सबके सुझावों को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और ये तमाम फैसले जो लिए जा रहे हैं, जेपीसी की बात हो या आज उस नियुक्ति को रद्द करने की बात हो, मेरे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पुनः साबित किया है, इस बात को पुनः प्रमाणित किया है कि जब हम सबका साथ, सबके विकास,
की बात करते हैं तो सही मायनों में देश का हर एक व्यक्ति 140 करोड़ जनसंख्या को साथ लेकर चलने का कार्य मेरी सरकार कर रही है और इसके लिए मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुनः धन्यवाद देता हूं। अब कोई और सवाल? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।